भाई वही चर्चा जो शुरुआत में श्वेता ने कर दी है, दिल्ली में बारिश कब होगी, इसी बात का इंतजार हम सबको है। बाहर देखिए वैसे तो धूप है, लेकिन बारिश जल्द आने वाली है, ये दस्तक जो है जल्दी आपको सुनाई देगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि बस मानसून आने का इंतजार है। मौसम विभाग ने 24 जून को मानसून के आने का पूर्वानुमान लगा दिया है। और अगर ऐसा होता है, दिल्ली में कल मानसून दस्तक देता है, तो ये 2013 के बाद की सबसे जल्दी मानसून की तारीख मानी जाएगी, क्योंकि साल 2013 में मानसून 16 जून को दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद से अब तक इतनी जल्दी कोई भी मानसून की एंट्री नहीं हुई है। दिल्ली की फिजाओं में ठंडक घुलने लगी है। सुबह सुबह की हवाओं में वो ताजगी महसूस हो रही है जो मौसम के बदलने की गवाही देती है। उमस और तपिश भरी गर्मी के लंबे दौर के बाद अब वो लम्हा बस आने वाला है जब बादल बरसेंगे, जब हवा में हल्की ठंडक महकेगी और जब दिल्ली की रग रग में खुशनुमा मौसम की दस्तक होगी। क्योंकि गर्मी से जूझती राजधानी में अब राहत की बूंदें जो गिरने वाली हैं और दिल्ली पर मॉनसून मेहरबान होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 24 जून को मॉनसून पहुंचने की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2013 के बाद ऐसा पहली दफा होगा जब मॉनसून जून के महीने में दिल्ली में एंट्री लेगा। 2013 में 16 जून को पहली मॉनसूनी बारिश हुई थी। पिछले साल मॉनसून 28 जून को, 2023 में 25 जून को, 2022 में 30 जून को और 2021 में 13 जुलाई को मॉनसून दिल्ली पहुंचा था। फिलहाल दिल्ली में उमस भरी गर्मी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले प्री मॉनसूनी फुहारों ने दिल्ली को खूब तरबतर किया। आसमान में घने काले बादल और हल्की प्री मॉनसून शार ने दिल्ली वालों को राहत दी थी। अब मॉनसून की दस्तक का इंतजार है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में 27 जून तक आसमान में बादल छाए रहने, गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार हैं। तो बंगाल की खाड़ी से उठे मॉनसूनी बादल अब दिल्ली की दहलीज पर हैं। यानी इस बार मौसम ने सरप्राइज दे दिया है। जो 12 साल में नहीं हुआ वो इस बार होने वाला है और एक बार फिर दिल वालों की दिल्ली को मिलने वाली है खुशनुमा मौसम की सौगात। देश के तमाम राज्यों में इस वक्त मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है, लेकिन हर किसी को इंतजार था कि उत्तर भारत में मानसून कब पहुंचेगा। तो दिल्ली वालों के लिए सबसे पहले ये गुड न्यूज़ कि 24 जून की एक तारीख जो है IMD यानी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, जिस दिन दिल्ली में मानसून जो है वो दस्तक देगा और ये एक रिकॉर्ड टूटेगा 2013 के बाद, क्योंकि 16 जून को 2013 में जो है मानसूनी बारिश जो है वो दर्ज की गई थी और इस बार 24 जून की तारीख मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी की गई है। तो आने वाले 24 घंटे के बाद दिल्ली में जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो मध्यम से भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कैमरामैन मनीष भितूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, मानसून का नाम सुनते हैं ठंडी बारिश की फुहार का एहसास होने लगता है। तपती गर्मी में जब मानसून की बारिश होती है तो तन मन सब भीग जाता है और अब मानसून देश के आधे से ज्यादा हिस्सों को कवर कर चुका है। गर्मी से राहत भी काफी हद तक मिल गई है। देखिए, लेकिन अब नई चुनौती शुरू हो गई है, क्योंकि मानसून सीजन में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि मौसम के मिजाज को देखते हुए पहले से ही उसी तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं। देश के ज्यादातर शहरों में बादल, बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। कई राज्यों में मॉनसून के बादल खूब बरस रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर झारखंड तक अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मॉनसून हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और लेह लद्दाख को कवर कर चुका है। जम्मू कश्मीर के भी ज्यादातर हिस्सों तक मॉनसून पहुंच गया है, जबकि पंजाब के भी कई क्षेत्रों तक मॉनसून दस्तक दे चुका है। इस बीच गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। सूरत की ये तस्वीर है जहां पूरा इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। घुटनों तक हो चुके पानी में लोगों को उतरना पड़ रहा है।
यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। ऐसे में सूरत में प्रशासन ने फिलहाल स्कूल्स को बंद रखने का फैसला लिया है। डे 2 से डे 7 की अगर बात करें तो वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड आइसोलेटेड प्लेसेस पे, जो पहले डे 5 तक ऑरेंज अलर्ट के साथ और डे 6 और 7 में येलो अलर्ट के साथ वेरी हैवी रेन का अलर्ट दिया गया है। दाहोद हो गया, साबरकाठा, बानसकाठा, कच्छ और अहमदाबाद, गांधीनगर, इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। मछुआरों के लिए डे 1 से डे 5 तक वार्निंग है। गुजरात के जामनगर में डैम ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में जामनगर में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जामनगर शहर में इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हमें जो सप्लाई देता है, हमारे यहाँ जो नदियाँ आती है इम्पोर्टेंट, रंगमती और नागमती और रंजीत सागर का वो आउटफ्लो, ये तीनों मिला के कल हमारे यहाँ नदी में भी पानी आया है। तो इसकी वजह से मैं सभी वार्ड्स जो नदी के बैंक के ऊपर है, वार्ड नंबर 15, 16, 12, 10, 2 और 4, ये सभी 6 वार्ड्स के लोगों को मैं विनती करता हूँ कि अगर आप लोग नीचाण वाले ECR में है तो वहाँ से थोड़ा सावचेत रहिएगा। गुजरात के डांग में अमूमन सूखा रहने वाले झरने तेज बारिश के बाद लबालब हो गए हैं। इनसे बहते पानी का शोर तो दूर से ही सुना जा सकता है। पिंक सिटी जयपुर में भी खूब बादल बरस रहे हैं, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। मॉनसून की बारिश से राजधानी भोपाल समेत पूरा MP तरबतर हो गया। यहाँ भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसको लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए येलो, ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट तक जारी है। आगे आने वाले अगर 5 दिनों के अंदर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो अनेक जिलों के अंदर जो है वो वाइड स्प्रेड रेनफॉल गतिविधि को जो है वो दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से जो है वो डे 2 के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है, जो कि शाहजहाँपुर, राजगढ़, उज्जैन और आगर मालवा जैसे जिलों के अंदर जो है वो रेड वार्निंग को भी दिया गया है। अर्थात काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल जो है वहाँ पे रहने की उम्मीद डे 2 के अंदर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मौसम से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके अलावा कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में मैदान से लेकर पहाड़ों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बने रहने वाला है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह खास तौर से दी जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कश्मीर इन दिनों बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहा है। श्रीनगर में रात के तापमान ने 134 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले रात के तापमान में 24 डिग्री तक कभी पहुंचा नहीं था। और देखिए, वहीं दिन में भी 20 साल बाद इतनी गर्मी दर्ज की गई है। इस गर्मी की वजह से सैलानियों के साथ साथ कश्मीर के लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जून के महीने में खुशनुमा मौसम जम्मू कश्मीर से नदारद है। बेतहाशा गर्मी कश्मीर घाटी के बाशिंदों को बेचैन कर रही है। जून के महीने में मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए सैलानी छुट्टियां बिताने कश्मीर का रुख करते हैं। लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर के मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सैलानियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी परेशान हो गए हैं। श्रीनगर में रात के तापमान ने 134 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्लोबल वार्मिंग कही, क्योंकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उसका सीधा सीधा असर घाटी के मौसम पे दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है। और हालत यह है कि दिल्ली में जहां तापमान ठंडा हुआ, वहीं कश्मीर का तापमान दिल्ली से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तो इसे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ के लोगों को इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो इससे बचने के लिए अब यहाँ के खासकर अगर आप युवाओं की बात करें तो जो झरने, नदी नाले जिसके लिए कश्मीर मशहूर है, वहां जाके जो है डुबकी लगा रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं।
हैं, चाहे डल लेक की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के जो कई सारे खूबसूरत जो नदी नाले हैं, वाटरफॉल्स हैं, वहां आपको अभी भीड़ दिखेगी और लोग नहाते दिखेंगे। तो इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। और अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो 35 डिग्री से ज़्यादा एक दिन पहले जो है पारा गया और ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रजिस्टर हुआ है जून में। और अगर आप मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो 134 साल का रिकॉर्ड टूटा बीती रात, जहां रात का तापमान तकरीबन 24 डिग्री तक रजिस्टर हुआ। तो साफ तौर पे घाटी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी का रिकॉर्ड सिर्फ रात के न्यूनतम तापमान का ही नहीं टूट रहा, दिन के तापमान ने भी 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम और कोकरनाग जैसे पर्यटक स्थलों पर भी तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों, झरनों और तालाबों में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। गर्मी की वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि बहुत ही गर्मी है और अब एसी भी काम नहीं कर रहा है। कश्मीर में अब टेम्परेचर 37 तक पहुँच गया है। अगर बात की जाए यहाँ की गर्मी की, जम्मू कश्मीर की में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में फेरबदल की वजह से कश्मीर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विशेषज्ञों ने तो चेतावनी दी है कि गर्मी के लिहाज से जुलाई और अगस्त के महीने जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। श्रीनगर से मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने वाली खबर की कर लेते हैं। गुरुग्राम से आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचने में अब बॉर्डर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। इससे समय में भी करीब 1 घंटे की बचत होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी दोनों टनल आज से आम लोगों के लिए खोल दी है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत तीसरी टनल का काम भी जारी है। आपको बता दें कि सितंबर तक पूरा ये हो जाएगा। इस टनल के खुलने से दिल्ली समेत NCR के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बता दें कि गुरुग्राम में लगने वाला ट्रैफिक जाम तीनों टनल के बाद कम हो जाएगा और अब मानेसर से दिल्ली 35 मिनट में पहुंचा जाएगा। पहले करीब 2 घंटे तक समय लगता था। 5 लाख गाड़ियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। मॉडर्न तकनीक से बनाए गए टनल CCTV निगरानी, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी एग्जिट मार्ग जैसी सुविधाएं उपलब्ध इसमें होगी और इस साल के अंत तक पूरी तरह से ये शुरू हो जाएगा। शगुफ्ता, इसके बाद अगर हम सुरक्षा की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरह की सुरक्षा रहेगी बताएं। देखिए, सुरक्षा और तैयारियों की जब हम बात करते हैं तो इस साल हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आमतौर से जुलाई की शुरुआत में तैयारियां की जाती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ऐसे में लाल किले पर सुरक्षा का अचूक घेरा भी बनाया गया है। और देखिए, इसी में एंटी ड्रोन रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं। ड्रोन को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क सुरक्षा एजेंसियां हैं। 19 जून से लाल किले 2 एंट्री गेट में से 1 गेट बंद रहेंगे। संदिग्धों की पहचान के लिए संवेदनशील इलाके में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों में भी इजाफा किया गया है। नो फ्लाइंग जोन को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जैसे जैसे देश की आज़ादी का पर्व नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली के लाल किला की जो सिक्योरिटी है, उसकी सुरक्षा की रफ्तार भी जो है वो कड़ी होती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठीक ज्ञान पथ के बाहर और जिस तरीके की पुलिस की जो हलचल है वो यहाँ नज़र आने वाली है। 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री जो है वो तिरंगा फहराएंगे और इसी ऐतिहासिक मौके को सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं एकदम इंतज़ाम पूरे तरीके से। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हलचल यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो है वो नज़र आने वाली है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, आतंकी हमले के बाद जो भारतीय सेना ने जिस तरीके की कार्रवाई करी, हम उसको देखते हुए पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और इसके बाद आशंका है कि किसी तरीके की जो है चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम जो है वो कड़े कर दिए गए। 3 शिफ्ट में यहाँ पर जो है आपको टीमें नज़र आएगी अलग अलग, जिसमें हर एक टीम में 30 से 40 लोग पुलिसकर्मी जो है वो नज़र
बढ़ाने वाले हैं। लगातार आपको पेट्रोलिंग करते हुए जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ ग्राफ्टिंग टीम भी जो है यहाँ पर जो है डिप्लॉय की गई है, ताकि किसी तरीके से कोई यहाँ पे व्यक्ति आकर स्लोगन इन दीवारों पर लिखकर जाता है तो उनके हाथ में पेंट जो है वो दिया गया है, ताकि तुरंत उनको दीवारों से हटाया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानपथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, इस एंट्री से कोई यहाँ पे इस वक्त आ नहीं सकता। और सुनहरी मस्जिद के पास की जो एंट्री है वहाँ से लोगों को अंदर आया जा रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर किसी की चेकिंग जो है वो की जा रही है, उसके बाद ही अंदर एंट्री जो है वो लोगों की हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं सिक्योरिटी की और बात करूँ, पुलिसकर्मी तो यहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं, लेकिन 1 जुलाई से पूरा जो लाल किला है कमांडर्स की घेराबंदी में जो है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ ड्रोन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है वो देखने को मिलेगी। 680 कैमरे जो है इस वक्त पूरे लाल किले के आसपास जो है वो लगाए गए हैं, जिससे अच्छे से जो सुरक्षा। तो देखिए इन्हीं सुरक्षा तैयारियों पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। बार 15 अगस्त की तैयारियां 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। इस बार हमले को देखते हुए पुलिस सिक्योरिटी जो है 2 महीने पहले ही टाइट कर दी गई है। किसी तरीके का इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी को लेकर इस बार सर? जी, ये हमारे पास इनपुट्स तो रहते ही हैं, लाइक एवरी ईयर। इस साल भी हमने अरेंजमेंट्स लगाए हैं। हर बार 1 जुलाई से लगाते हैं, इस बार 19 तारीख से लगा दिया गया है। और जैसा तो मालूम ही है कि जब पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद से हर जगह जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन या आइकॉनिक इंस्टॉलेशंस थे उन सब पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। तो लाल किला जो है वो दिल्ली का एक सबसे बड़ा आइकॉनिक इंस्टॉलेशन होता है, और 15 अगस्त का जो त्यौहार है वो भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और अदर डिग्निटरीज भी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि एक्स्ट्रा एक अलर्टनेस और एक बहुत प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए और एडवांस में प्रिपेयर्डनेस करने के लिए हमने इसको एहतियातन अरेंजमेंट लगा दिया है। और इसमें राउंड द क्लॉक हमने लाल किले पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। किसी तरीके का ड्रोन एक्टिविटी सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी से कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है। लाल किले के आसपास 680 कैमरे लगे हुए हैं और चांदनी चौक के इलाके के अंदर, जिसकी कंटिन्यूस हमारे कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती है और वहाँ पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा वहाँ पे आसपास जो एरिया है वहाँ का पॉपुलेशन जो है उनका सर्वे, सेंसस, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी है। और उसके अलावा और भी कई सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की जा रही है जिनकी डिटेल्स हम ऑन कैमरा नहीं दे सकते। बात उस खुशी की, उन खुशियों के पलों की जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान इजराइल में फंसे लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में कल शाम से देर रात तक 2 स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, जिनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा मौजूद थे। और देखिए, ईरान से लौटने वालों में छात्रों के साथ ही दूसरे लोग और उनके परिवार वाले भी शामिल हैं। वतन वापसी को लेकर इन सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, तो अपनों से मिलकर भावुक भी हो रहे थे। युद्धग्रस्त ईरान से वापस आए इन लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी वतन वापसी की, खुशी सकुशल अपनों के बीच लौटने की। इस्राएल और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी दौरान अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है, जिसके तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। रविवार शाम 4:30 बजे के करीब भी एक विशेष फ्लाइट से 311 भारतीयों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया। तो देर रात 285 भारतीयों को भी एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। अब तक कुल 1713 भारतीयों की ऑपरेशन सिंधु के तहत वापसी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीयों का आने का सिलसिला वो जारी है। इस समय 285 लोगों का जो एक और बैच है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा है। तकरीबन 8 फ्लाइट्स के जरिए 1713 जो लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। बुरे हालात से निकलकर वतन वापसी की खुशी का एहसास इन लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा है। बेहद भावुक पलों के बीच परिजन और वतन लौटकर आए इन लोगों की मुलाकात हुई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
जो काम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने किया है, बाकी लोग कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। इससे लेके मशादर होटल पूरा खर्चा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इंडिया गवर्नमेंट को उठाया है। हम दुआएं देते रहेंगे सिर्फ अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10,000 स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। ईरान की मशहद से लौटे, हाथों में तिरंगा लहरा रहे इन भारतीयों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी ने एक सुर में भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की तारीफ की। होटल था वो भी बहुत अच्छा था, और मतलब जो भी सारी सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी। Mashhad they made us stay in a hotel where they had made full arrangement, सबका अरेंजमेंट था। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोग थे, उनका अरेंजमेंट किया हुआ था। हम सुनते थे कि मोदी जी अपने पूरे इंडियन को सब अपना घर का मानते हैं। आज हमें फील भी हो गया कि मोदी जी सच में जो है, जो भी उनके देशवासी हैं, सबको अपना घर का मानते हैं। और हमें अच्छे से 5 स्टार सर्विस के साथ में पूरे ईरान से कोने कोने से रेस्क्यू किया और लाके अपने देश की धरती पर उतार दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सबसे पहले इंडिया को सलूट करूंगा और यहाँ की गवर्नमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने विदाउट ऑफ कॉस्ट 1 रुपया किसी ज़ायरीन का नहीं लगा, फ्री खाना, फ्री रहना। ऐसे बम आ रहे हैं ऊपर से, हमारे सामने बम एक्सप्लोड हो रहे हैं, हमारे पे वीडियो है। उसके बाद इंडिया ने कैसे कैसे, उनकी गवर्नमेंट ने, लोगों ने, एम्बेसडर ने काम किया, उन्हें हम सलूट करते हैं। और इंडिया को, मोदी जी को हम सलूट करते हैं। बहरहाल रविवार के दिन ईरान से विशेष विमानों के जरिए दिल्ली की सरजमी पर उतरे इन सभी लोगों के चेहरों पर अपने वतन पहुंचने की खुशी कभी न भूलने वाली यादों में शुमार हो गई। इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और हाथ में भारत के झंडे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि भारत की कूटनीति कैसे जीती। जहां देखा गया कि ईरान का जो एयर स्पेस था वो भी खुलवाया गया। तकरीबन 8 फ्लाइट के जरिए 1700 से ज्यादा जो लोग हैं उनको भारत बुलाया गया है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं, भावुक हो रखे हैं जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए आए हैं। हाथ में फूलों की माला भी लेकर आए हैं। माँ हैं, माँ अपने बच्चों से मिल रही हैं, पिता हैं जो अपनी बच्चियों से मिल रहे हैं। यही तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे ईरान में जो युद्ध का मंजर है वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और वो ये भी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे उनको रेस्क्यू किया गया और ऑपरेशन सिंधु के तहत उनको अपने घर भारत लौटने में मदद की गई। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। वहीं इजराइल में फंसे भारतीयों की भी वतन वापसी कराई जा रही है। आज 5 बसों में भारतीय यात्रियों से भरा दूसरा बैच तेल अवीव से रवाना किया गया। सड़क मार्ग से जॉर्डन के लिए निकले और वहां से विशेष विमान के जरिए भारत रवाना होंगे। इजराइल के अलग अलग इलाकों से लगभग 1200 भारतीय वहां पर मौजूद हैं। लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और ईरान की तरफ से आने वाले जो हमले हैं उनसे लोगों की अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। और जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं, अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से सुरक्षित जगहों पर लेके जाया जा सके। और आप मुझे इस वक्त एक बस में देख रहे हैं, ये वो बस है जिसमें भारतीयों को यहाँ तेल अवीव से जॉर्डन की तरफ ले जाया जाएगा। और ये जो जॉर्डन जाकर वहाँ से ये एयर स्पेस लेंगे और वहाँ से ये अपने घरों को रवाना होंगे। तो इस वक्त कैसा लग रहा है? आप अपने घर अब इस वक्त जा रहे हैं, तो आप कितना रिलीव्ड महसूस करेंगे? I'm going to be very relieved, like all of this is going on. Were you worried about the whole situation? Every day there were sirens and you had to go to shelters. Yeah. Were you in Tel Aviv or somewhere else? In Tel Aviv. Okay. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं खुश लग रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके भी लगा रहे हैं, घर जा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है? आप इस वक्त घर जा रहे हैं, कितने दिन की ये जो आपकी चुनौती थी वो रही? कितना वक्त लगा आपको अरेंजमेंट होने में यहाँ पे घर पहुँचने के लिए? आज जो आप जा रहे हैं, अप्लाई किया, आप संपर्क में आए, कितना वक्त लगा? वो तो तुरंत ही हो गया था। एम्बेसी से मेल आया था, हम लोग ने एम्बेसी में जो लिंक दिया था उस पर फॉर्म भरा और तुरंत हमको इमीडिएट रिस्पांस आ गया कि इवैक्यूएशन फ़्लाइट अरेंज हो चुका है और यू कैन असेंबल हियर। और बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट तरीके से गवर्नमेंट ने हमको यहाँ से निकाला इस तकलीफ़ से। यहाँ पे चिंता हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, क्योंकि रोज़ हम भी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो सायरन्स आते हैं और कल बहुत बड़ा हमला हुआ, आज सुबह भी सायरन आया।
आज सुबह भी 3 बजे सायरन आया था, सब लोग जागे हुए थे और वैसे भी हमको अर्ली आना था तो जाग ही चुके थे, तो फिर आ गए हम लोग। इंडिया में कहाँ रहते हैं आप? सूरत रहते हैं। तो सुरक्षित घर लौटिए और हमारी शुभकामनाएं आपको। घर वाले आपके रिलीव्ड होंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके चेहरे की मुस्कान काफ़ी कुछ कह रही है। प्लीज़ बताइएगा। No. यू आर गोइंग बैक होम, हाउ डू यू फील? Yeah, this good and हम बहुत खुश है कि हम इंडिया जा रहे हैं जी। एंड थैंक यू फॉर गवर्नमेंट। मैम, आप यहाँ पे क्या करते हैं और आपको लगता है इस सिचुएशन में आपको इंडिया लौटना पड़ रहा है, वापस कब आना होगा? कुछ एनीथिंग व्हिच इज सर्टेन व्हिच यू थिंक? No, we are very happy. Finally, we can evacuate from this place. It's scary. Sometimes it's scary, but we know we are safe in this country, and we are very thankful to the government also for helping us. And we are from Bursa, and we are almost here from 20 years. Okay. Yeah. So when do you return? Any question comes to your mind? No, it's just depends upon the situation. If it planning to get soon as everything gets back to normal. You are going to Jordan via road and then you'll take a flight to Delhi. Yes, we are Jordan via road and then Delhi. Yeah. Okay, happy and safe journey to you. Thanks for talking to us. So ये जो लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं उस राहत को जो इन्हें यहाँ से निकलने पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में जो सिचुएशन है वो बहुत अनिश्चित है। कब किस वक्त कहाँ से मिसाइल आएगी ये कहना मुश्किल है, और यही वजह है कि इन्हें अपने घर वालों के पास लौटना है। इनके घर के जो परिवार के लोग थे भारत में वो भी काफ़ी चिंतित थे, तो लिहाजा अब ये लौट सकेंगे और सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच पाएंगे। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इजराइल से इसी तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट्स और गतिविधियाँ। और अब बात विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों से जारी हैं। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बार रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। बस चंद दिन बाद यानी 27 जून को पुरी में पारंपरिक विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि जो है महाप्रभु का रथ यात्रा का शुरुआत, अर्थात ये 9 दिन का जो यात्रा है उसका ये प्रथम दिवस है, जिसमें चतुर्धा दारू विग्रह अपने 3 रथ पे विराजित होते हैं और अपने जन्म स्थान को जाते हैं। ये भव्य रथ यात्रा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। माना जाता है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। 4 किलोमीटर की रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचने की रस्म में शामिल होकर खुद को बड़भागी मानते हैं। रथ यात्रा में कई रस्में होती हैं जो पूरे 9 दिनों तक चलती हैं। इसके बाद त्रयोदशी को भगवान फिर से अपने श्री मंदिर में विराजमान होने पहुंचते हैं। जन्म स्थान में 7 दिन रहने के बाद वो वापस आते हैं दशमी तिथि में, उसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं। और बहुड़ा यात्रा में जब वो अपने मंदिर सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं, श्री मंदिर के पास, ये रथ यात्रा 9 दिन तो समाप्त होता है, पर परंपरा के अनुसार भगवान जी रथ पे ही रहते हैं। दशमी के तिथि में रथ यात्रा का जो खींचना होता है समाप्त हो जाता है। एकादशी में रथ के ऊपर भगवान चतुर्धा दारू मूर्तियों का सुनाबेश का दर्शन होता है, बहुत आकर्षित दर्शन और आकर्षणीय है। रथ यात्रा के सिलसिले में पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिसर में शानदार सजावट का काम चल रहा है। तमाम कलाकार दिन रात इस उत्सव के लिए मंदिर परिसर को सजाने में लगे हुए हैं।
भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा गुजरात के अहमदाबाद में भी निकाली जाती है। अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 148वां साल है, जहां जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। भजन कीर्तन करते श्रद्धालु यहां भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और रथ यात्रा की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा के लिए खास तौर से नए वस्त्र और आभूषण तैयार किए गए हैं, जिन्हें विधि विधान से उन्हें अर्पित किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की हैं। इस सिलसिले में यहां पुलिस की ओर से मंदिर परिसर में इंतजामों की परख के लिए मेगा रिहर्सल भी शुरू किया गया है। काफी तैयारी पुलिस ने हर तरह से की हुई है और फर्स्ट टाइम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासकर से बेंगलोर में जो ये स्टैम्पीड हुई उसके हिसाब से देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, कहीं ज़्यादा क्राउड हो तो उसका सिग्नल पुलिस के पास जाएगा और पुलिस पीछे से आदमी थोड़ा मैन पावर लगा के पीछे की जो भीड़ है उसको रोक सकेगी ताकि आगे ज़्यादा भीड़ ना हो। उसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहीं कोई आग लगे उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, कोई मिसिंग बच्चा अगर लगता है कि आइसोलेटेड कोई जा रहा है उसको भी वो डिटेक्ट कर सकता है। काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि शहर में भी माहौल बिल्कुल कौमी एकता की दृष्टि देखें तो काफ़ी अच्छा माहौल है। थैंक यू। रूट हाँ बिल्कुल परंपरागत रूट ही रहेगा इस बार। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से जुड़े अनुष्ठान और विधि विधान तो ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा से ही शुरू हो गए थे। इनका समापन 5 जुलाई को नीलाद्री विजया के साथ होगा। इसके बाद श्रद्धालु पूरे साल मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंचायत का सीजन 4 कल दर्शकों के बीच में आ रहा है। फुलेरा में इलेक्शन का सीजन है और प्रधान जी का चुनावी इम्तिहान होना है। तो पंचायत के स्टारकास्ट से जानते हैं कि सीजन क्या धमाल मचने वाला है। कि फुलेरा है, पंचायत है, तो जो कहानी जो होती है हमेशा सचिव जी फंसते हैं। तो सचिव जी ये क्या इलेक्शन आप ले आए हैं और बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अब सीजन 4 आ चुके हैं हम पंचायत के, तो इस बार सचिव जी क्या करने वाले हैं और इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब सचिव जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने टाइम तक इस गांव में रुकेंगे और इलेक्शन देखेंगे। तो अभी तो उनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि ये साइड लौकी वाली साइड जीते और कुकर वाली साइड हारे, क्योंकि उनकी तो आफत आ जाएगी अगर कुकर साइड जीत जाता है तो, क्योंकि अभी MBA का रिजल्ट बाकी है और उनको कुछ वक्त गांव में बिताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौकी जीते। लेट्स सी। तो टीम कुकर जो है वहाँ पर इस बार ना क्रांति आने वाली है। जो क्रांति जी है ना बिल्कुल इस बार कमर कस के तैयार है अपनी सेना के साथ। तो क्रांति जी अभी मियाँ बीवी और ये आपके साथ में तीनों जो आपके हैं, इस बार क्रांति कितनी क्रांति मचाने वाली है? देखिए, क्रांति तो एक्चुअली साफ बोलूँ तो दिमाग तो सब जो है मनराकस का चलता है ना जी। तो जैसा जैसा बोलते जाते हैं हम तो करते जाते हैं और मुझे विश्वास है वो भी एकदम सही करते हैं। अब पता चलेगा कितना सही करते हैं। अब तक पंचायत में क्या वो बहुत ज़्यादा ना मैन डोमिनेटेड है, अकेली पड़ गई थी हमारी प्रधान जी मिसेस प्रधान जो है मंजू देवी। तो इस बार मंजू देवी को कितना टक्कर देने वाली है, नारी शक्ति कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, मंजू देवी वैसे मतलब हालांकि वो मेरी वो है ऑपोजिशन में है, लेकिन मंजू देवी कम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सबको संभाल रखा था लौकी वाले उसमें, और सबकी कमर उन्होंने खींच रखी थी, कमान अपने हाथ में ले रखी थी। तो नारी शक्ति कमजोर नहीं थी और अब दूसरी नारी शक्ति भी कमजोर नहीं रहेगी जी। तो इस बार काफी कुछ देखने को मिलेगा दोनों का, मतलब हाँ वो तो हम टशन। नीना जी, अब तक आप अकेली लड़ रही थी सबसे, लेकिन इस बार क्रांति देवी टक्कर देनी है आपको।
आंदो आंदो। लेकिन पंचायत में सबसे ज़्यादा दिल को छुआ था प्रहलाद जी का कैरेक्टर, तो फैजल जी मेरे साथ हैं। तो अब तो सेकंड सीजन में जो आपका ग्राफ उठा था, यू एक्चुअली मेड पीपल क्राई, तो इस बार क्या रहने वाला है आपका? फर्स्ट सीजन वाला हंसने हंसाने वाला अंदाज या देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड सीजन वाले इमोशंस के पल भी आपके कैरेक्टर साथ जुड़े रहेंगे? मज़ा है अब की बार बहुत, मतलब जिस तरीके से अभी है जहाँ पे हम हैं 4 में, वो हमें लग रहा है कि क्योंकि इस शो का बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा होता जाता है जी। अब की बार हम सब ने मिलके जो लिखाई हुई है उसको लेके जब आगे बढ़े हैं तो बहुत ही ब्लास्टिंग शो है वो फटेगा, मतलब नहीं कहते हैं कि लोग बम फटेगा, और वो मतलब 100% श्योर है कि बहुत अच्छा लगेगा लोग जी। वो सब कुछ है उसमें, जो आप जो एक शो को जो नहीं इसके आगे जहाँ हम कहानी लेके जा रहे हैं उसमें सब है, उस स्पॉट में सब कुछ है जी। पूरी कास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आप, मैं कहूँगा कि एक देश को इतना बड़ा एंटरटेनमेंट आप दे रहे हैं, हमारे गांव तक ये कहानी पहुंच रही है। सुर से सुर मिलाएंगी, ये हमारी सुरीली एंकर, ये हमारी सुरीली एंकर मेरे साथ, ठीक है? शुरुआत। ये मौसम का जादू है मितवा। वाह, कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो जाहिर है जब मॉनसून दिल्ली की दहलीज तक आ पहुंचा है तो बरसेगा भी, और उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश तरोताजा कर देगी। और जो उमस वाली गर्मी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में झेली है उसकी कसर तो पूरा कर ही देगी। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, बल्कि बाकी हिस्सों में भी तो मॉनसून दस्तक दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, यानी कि मौसम का खुशनुमा एहसास अगले कुछ दिन आपको होगा, और जब मौसम बरसात का हो तो चाय का साथ तो बनता ही है। ऐसे में कल फिर मुलाकात होगी आपसे मॉनसूनी खबरों, बूंदाबांदी, गरम गरम चाय और कुछ और खबरों के साथ। आइएगा जरूर चाय पर चर्चा में।